एवरीबॉडी, तो लेकर आ चुकी हूँ मैं आपके लिए कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र के अध्याय 3 उत्पादक व्यवहार एवं पूर्ति वक्र के प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन को। तो आज हम उत्पादक व्यवहार के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है सही विकल्प चुनिए, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है भौतिक आपदा और भौतिक प्रदा के बीच संबंध को कहते हैं लागत फलन, आगम फलन, तकनीकी फलन या उत्पादन फलन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा उत्पादन फलन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा अल्पकाल में उत्पादन फलन का कौन सा नियम लागू होता है? परिवर्तनशील अनुपात का नियम, पैमाने के प्रतिफल का नियम, अ एवं बी एवं इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर रहेगा परिवर्तनशील अनुपात का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्पादन की प्रथम अवस्था में कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है, सीमांत उत्पादन घटता है या सीमांत उत्पादन बढ़ता है? दोनों अ एवं तथा बी। तो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स इसका कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा उत्पादन प्रारंभ होने से पहले निम्न में से कौन सी लागत पाई जाती है? कुल लागत, सीमांत लागत, स्थिर लागत या परिवर्तनशील लागत? सो फ्रेंड इसका राइट आंसर रहेगा स्थिर लागत पाई जाती है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है? भूमि तथा भवन पर व्यय, प्लांट एवं मशीनरी पर व्यय, अस्थायी श्रमिकों पर मजदूरी एवं वेतन या लाइसेंस फीस। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका अस्थायी श्रमिकों का मजदूरी और वेतन। उसके बाद हमारे सामने आ जाते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह नियम जो रिक्त स्थान में लागू होता है उसे परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा अल्पकाल में लागू होता है उसे परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह नियम जो रिक्त स्थान में लागू होता है उसे पैमाने के प्रतिफल का नियम कहते हैं। तो उसका आंसर रहेगा जो दीर्घकाल में नियम लागू होता है उसे पैमाने का प्रतिफल का नियम कहते हैं। तो दीर्घकाल इसका राइट आंसर रहेगा। सो गाइस अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत लागत तथा सीमांत लागत दोनों ही रिक्त स्थान लागत से ज्ञात की जा सकती है। तो औसत लागत और सीमांत लागत दोनों ही कुल लागत से ज्ञात की जा सकती है। तो इसका आंसर रहेगा कुल लागत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 रिक्त स्थान लागत औसत लागत को उसके सबसे निचले बिंदु पर काटती है। तो राइट आंसर रहेगा सीमांत लागत औसत लागत व उसके निचले बिंदु पर काटती है। तो रिक्त स्थान के स्थान पर आएगा सीमांत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है फर्म की संख्या बढ़ने पर बाजार में पूर्ति है। तो फर्म की संख्या बढ़ने पर बाजार में पूर्ति अधिक होती है या फिर पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। उसके बाद हमारे सामने सत्य असत्य आ जाते हैं। चलिए इनको सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित का सत्य असत्य बताइए। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका शून्य उत्पादन होने पर परिवर्तनशील और स्थिर दोनों ही साधन घटा दिए जाते हैं। तो इसका आएगा असत्य, क्योंकि हम दोनों को घटा नहीं सकते। स्थिर साधन हमेशा स्थिर ही रहते हैं चाहे उत्पादन हो या ना हो। उसके बाद सेकेंड हमारा सत्य असत्य है अल्पकाल में परिवर्तनशील साधन अपरिवर्तित रहते हैं। तो इसका भी असत्य आएगा। नाम ही उसका परिवर्तनशील है, यानी कि हम उसे चेंज कर सकते हैं और अल्पकाल में भी कर सकते हैं, इसलिए इसका आएगा असत्य। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने उत्पादन बंद कर देने पर स्थिर लागत शून्य हो जाती है। तो इसका भी आएगा असत्य। उत्पादन बंद करो या उत्पादन चालू रखो, स्थिर लागत सदैव लगती ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकालीन उत्पादन फलन से होता है। तो इसका आएगा राइट, क्योंकि पैमाने के प्रतिफल का जो संबंध होता है वो दीर्घकाल से ही होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने कर में वृद्धि होने से टैक्स में अगर बढ़ोतरी होती है तो उत्पादन लागत भी बढ़ेगी और उत्पादन लागत बढ़ती है तो पूर्ति कम हो जाती है, क्योंकि फर्म की जब लागत बढ़ने लग जाती है तो उसकी जो पूर्ति रहती है फर्म उसे कम कर देती है। तो इसका भी क्या आ जाएगा, उसका भी आ जाएगा सत्य। उसके बाद हमारे सामने आती है सही जोड़ियाँ। तो इसको भी मिला लेते हैं। मैच द कॉलम। फर्स्ट क्वेश्चन है कुल उत्पादन। तो कुल उत्पादन का आएगा हमारे सामने वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा। तो ये रहेगा फर्स्ट का। उसके बाद सेकंड है साधन के प्रतिफल का नियम। तो ये किससे जुड़ा हुआ होता है? तो अल्पकाल से। दूसरे का आएगा अल्पकाल। तीसरा अदा एवं प्रदा में संबंध। तो ये किससे जुड़ा हुआ होता है? उत्पादन फलन से। तो इसका आएगा उत्पादन फलन। उसके बाद एसी और एमसी वक्र, यानी कि जो औसत वक्र और सीमांत वक्र, तो इसका आएगा यू आकार, क्योंकि ये किसका यू आकार के वक्र होते हैं। उसके बाद जो फिफ्थ है हमारे सामने सीमांत उत्पादन, तो उसका आएगा अतिरिक्त उत्पादन। तो ये फिफ्थ। सो इस प्रकार हमारी मैच द कॉलम कंप्लीट होती है। अब हम बढ़ते हैं हमारे लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ। तो हमारे लघुत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन है उत्पादन फलन से क्या अभिप्राय है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं।
सो फ्रेंड्स देख सकते हैं उत्पादन फलन। तो एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगत, जो भी लागत उपयोग में लाई गई ये आगत है, और जो फर्म द्वारा उनसे निर्गत उत्पादित की जाती है, उनके मध्य के संबंध को हम उत्पादन फलन कहते हैं। उपयोग में लाए गए आगतों की विभिन्न मात्राओं के लिए निर्गत की अधिकतम मात्रा कैसे प्राप्त कर सकते हैं जिसका उत्पादन किया जा सके। तो उत्पादन फलन हमें क्या बताता है कि जो भी हम इनपुट्स डाल रहे हैं उससे हम किस तरीके से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। तो ये हमें उत्पादन फलन बताता है। उत्पादन फलन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी कि उत्पादन फलन को QX फंक्शन एल का मतलब यहाँ है हमारी लेबर से यानी कि श्रम से, और के का मतलब है कैपिटल यानी कि पूंजी से, और Q वस्तु की जो वस्तु X है और Q उसकी उत्पादन मात्रा। तो इस प्रकार ये हमारे उत्पादन फलन का आंसर होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पकाल को समझाइए और साथ ही दीर्घकाल को समझाइए या दीर्घकाल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हम एक साथ ही देख लेंगे। तो चलिए इनके आंसर को देख लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अल्पकाल एवं दीर्घकाल की संकल्पनाओं को समझाइए। तो सबसे पहले हम अल्पकाल को देखेंगे। अल्पकाल में उत्पादक कारक में से कम एक कारक श्रम अथवा पूंजी में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अतः वह स्थिर रहता है। निर्गत स्तर में परिवर्तन लाने के लिए फर्म को केवल दूसरे कारक में ही परिवर्तन कर सकती है, तो इसे अल्पकाल कहते हैं। यानी कि अल्पकाल को हम जो भी उत्पादन कारक है जिनकी वजह से उत्पादन हो रहा है उनके आधार पर जज करते हैं। अगर हम सभी कारकों में परिवर्तन कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं दीर्घकाल, और अगर हम कुछ कारक जैसे कि पूंजी हुई, हमारी लेबर हुई, उसमें अगर हम परिवर्तन नहीं कर पाते हैं तो उसे हम कहते हैं अल्पकाल। तो आप यहाँ से दीर्घकाल की डेफिनेशन समझ लीजिए तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। दीर्घकाल, तो दीर्घकाल में उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्तन लाया जा सकता है। एक फर्म निर्गत के विभिन्न स्तरों का उत्पादन करने के लिए दीर्घकाल में दोनों कारकों के साथ साथ परिवर्तन ला सकती है। यानी कि अल्पकाल का मतलब है इसमें जो भी उत्पादन के कारक है उसमें से कुछ ना कुछ तो स्थिर रहेगा ही सही, और दीर्घकाल में हम सारे कारकों को परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा इसका दीर्घकाल का। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक आप अल्पकाल का स्क्रीनशॉट और उसके बाद दीर्घकाल का स्क्रीनशॉट। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं। तो पैमाने का प्रतिफल किसे कहते हैं इसके आंसर को देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पैमाने का प्रतिफल, तो क्या होता है पैमाने का प्रतिफल। सो पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि जब किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग होने वाले साधनों को बढ़ाया जाए तो इसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे कि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, दीर्घकाल में कुल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। पैमाने के प्रतिफल नियम के उत्पादन के सभी साधनों को एक साथ एक ही अनुपात में परिवर्तन करते हैं जिससे उनके संयोजन के अनुपात में कोई अंतर नहीं होता है। इस नियम की 3 अवस्थाएं होती है जो निम्नलिखित है: पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के घटते प्रतिफल या पैमाने के समान प्रतिफल। तो ये इसकी डेफिनेशन रहेगी और ये इसकी सारणी रहेगी। सो इस प्रकार इसका आंसर रहेगा। पर मैं आपको एक बार जो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज है उसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ। पैमाने के प्रतिफल का मतलब ये है कि पहली बात तो ये दीर्घकाल से संबंधित है। अब देखो, जब भी हम कोई भी एक फर्म है अगर वो उसको उत्पादन बढ़ाना है तो वो क्या करेगी, अपने जो भी जिन चीज़ों से उत्पादन बढ़ता है या जो भी उत्पादन के कारक है उनको बढ़ाएगी। तो उनको बढ़ाने से जो उसके उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा, कितना बढ़ेगा उत्पादन, उसी को बोलते हैं पैमाने के प्रतिफल। और पैमाने के प्रतिफल 3 प्रकार। सो फ्रेंड्स, आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से यहाँ तक पहले आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, उसके बाद इस सारणी का भी स्क्रीनशॉट आप ले लेना। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल उत्पादन एवं सीमांत उत्पादन का अर्थ लिखिए। यानी कि हमें जो टोटल प्रोडक्शन है और जो मार्जिनल प्रोडक्शन है उसकी डेफिनेशन बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे टोटल प्रोडक्शन यानी कि कुल उत्पादन। तो कुल उत्पादन की डेफिनेशन होगी किसी एक निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं की वह मात्रा, उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा को कुल उत्पादन कहते हैं। यानी कि कोई एक फर्म है और वो एक साल में जितना भी उत्पादित कर रही है वो उस फर्म का कुल उत्पादन होगा। यह उत्पादन के भिन्न भिन्न साधनों का संयुक्त प्रयास का परिणाम होता है। कुल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हमें परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि करनी पड़ती है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो कुल उत्पादन से आशय प्रत्येक साधन सम्मिश्रण द्वारा उत्पादित कुल भौतिक उत्पादन है।
और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, कुल उत्पादन यानी कि औसत उत्पादन जो हमारा है और साधन की इकाइयों का जब हम गुणा करेंगे तो हमें कुल उत्पादन मिल जाएगा। या फिर सीमांत उत्पादन का जो योग है उससे हम साधन की इकाइयों का गुणा करेंगे तो भी हमें क्या मिल जाएगा, कुल उत्पादन मिल जाएगा। तो ये हमारी कुल उत्पादन की डेफिनेशन हो गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं सीमांत उत्पादन को। तो सीमांत उत्पादन क्या होता है? तो इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। किसी भी वस्तु या किसी परिवर्तनशील साधन की एक अधिक इकाई का प्रयोग करने के लिए कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे ही साधन की सीमांत उत्पादन कहते हैं। अर्थात तो कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि की दर को सीमांत उत्पादन कहा जाता है। इसे निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। कुल उत्पादन में परिवर्तन साधन की इकाई में परिवर्तन। यानी कि मान लीजिए एक फर्म है और वो फर्म हॉर्लिक्स जो कॉम्प्लेन आता है उसका निर्माण करती है। अगर वो पूरे 60 कॉम्प्लेक्स के डिब्बे का निर्माण कर रही है, अगर उसे 60 से 62 कॉम्प्लेन के डिब्बों का निर्माण करना है तो जो जिन वस्तुओं से उसका निर्माण हो रहा है, जो उत्पादन के कारक है, उनकी मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। तो उनकी मात्रा को बढ़ाने से जो उसका टोटल 60 से 62 जो उसका उत्पादन हुआ उसमें जो परिवर्तन आया उसी को हम क्या बोलते हैं, सीमांत उत्पाद कहते हैं। और कुल उत्पाद क्या हो गया, टोटल जो हमने जोड़ा 62 और सीमांत उत्पाद 60 से 62 यानी कि दो हमारा सीमांत उत्पाद है और 62 हमारा कुल उत्पाद है। तो ये हुआ हमारा कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल लागत से क्या अभिप्राय है। हमें अब टोटल कॉस्ट बतानी है। चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कुल लागत से क्या अभिप्राय है। तो कुल लागत किसी वस्तु विशेष की निश्चित मात्रा को उत्पादित करने में किसी फर्म को जितना कुल व्यय करना पड़ता है उसे कुल लागत कहते हैं। यानी कोई भी फर्म है उसे किसी वस्तु का उत्पादन करना है तो उसको उत्पादन के लिए जो भी उसको खर्चा आ रहा है वो सारा का सारा खर्चा उसका कुल लागत कहलाती है। और जो कुल लागत होती है उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो स्थिर लागत और एक परिवर्तनशील लागत। स्थिर लागत यानी कि जैसे कि एक फर्म है तो उस फर्म जिस भूमि पर वो फर्म बनाई गई है, बिजली की आवश्यकता, ये सब स्थिर है क्योंकि ये हमेशा उसको चाहिएगी से। और परिवर्तनशील लागत यानी कि जो भी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं उसमें जो जो चीज़ हम ऐड करते जाते हैं उसे कहते हैं परिवर्तनशील लागत। तो जब इन दोनों लागतों को मिला दिया जाता है तो हमें एक फर्म की कुल लागत प्राप्त हो जाती है। तो हमें इस तरह भी इसे लिख सकते हैं कि कुल लागत बराबर स्थिर प्लस परिवर्तनशील लागत। और यहाँ पर कुल लागत का वक्र भी मैंने बना दिया है, तो आप इसको भी अपने एग्जाम में बना देना क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो डेफिनेशन के साथ आप अगर वक्र बना देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये इसका वक्र है। तो यहाँ पर जो ये वक्र दिया है ये कुल लागत का है और ये परिवर्तनशील और ये स्थिर लागत का। तो ये दोनों जो होती है उसके फिर जाकर ये बनता है हमारा स्थिर कुल लागत वक्र, है ना। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कुल लागत वक्र उल्टे एस के आकार का होता है, उल्टे एस के आकार का होता है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आप यहाँ से यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट डेफिनेशंस का और उसके बाद वक्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं। अब आते हैं हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन और साथ ही 5 मार्क्स के क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस के आंसर को हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में जल्दी अपलोड कर दूंगी। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।